नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज हम लोग सी के इस क्लास में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज को समझेंगे। सी के अंदर ये दो स्टेटमेंट भी ऐसे यूजफुल स्टेटमेंट में आते हैं जिसका यूज लॉजिक क्रिएशंस में प्रोग्राम के अंदर बहुत लार्ज लेवल पे हम कह सकते हैं कि जरूरत हमें पड़ता है। लेकिन हमें ये कंफ्यूजन प्रोग्रामर्स को होते हैं कि कहाँ ब्रेक यूज करना चाहिए या ब्रेक यूज करने से क्या एक्टिविटीज होगा, कंटिन्यू का यूज हमें प्रोग्राम के अंदर कब करने चाहिए, कहाँ करने चाहिए और इसके यूज से क्या हमें मिल सकता है। तो इन सभी बातों का आज क्लियरेंस आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बने रहे हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और जो भी व्यूअर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोग्रामिंग इन सी के अंदर ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज को आज हम लोग बहुत ही क्लियरली समझने का कोशिश करेंगे कि ब्रेक का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, कंटिन्यू का यूज कहाँ होगा और कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेक का। दोस्तों, सी के अंदर जब आप प्रोग्राम करते हैं तो ब्रेक का यूज आपको दो जगह दिखने को मिलता है। एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी आपने ब्रेक का यूज किया होगा और ब्रेक का यूज जहां कहीं भी होगा उसका मकसद, उसका पर्पस एक ही होता है, टर्मिनेट कराना। लेकिन किस चीज को टर्मिनेट कराना? ब्रेक प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता दोस्तों। जिस ब्लॉक के अंदर उसका यूज हो रहा है वो उस ब्लॉक को टर्मिनेट करता है। तो याद रखें आप कि ब्रेक का यूज पूरे सी प्रोग्राम में दो ही जगह हो सकता है, दो ही ब्लॉक्स के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। एक स्विच के अंदर जो आप इसके पहले कर चुके होंगे। केस बॉडीज में भी आप स्विच जब यूज करते हैं तो केस बॉडी के अंदर ब्रेक लगाते हैं। उसका पर्पस वहां पर भी यही होता है कि स्विच के बॉडी को टर्मिनेट करके पॉइंटर को बाहर निकाल दें। और दूसरा यूज होता है लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर में। ओके, तो दो जगह हमने इसका यूज बताया। पहला यूज है इसका यूज, हम लोग अगर इसका देखें, एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर में हमने ब्रेक का यूज किया होगा और दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। तो ध्यान देंगे, हमने लूपिंग लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर लूप, चाहे फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, तीनों लूप के अंदर आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अब लूपिंग बॉडीज के अंदर जब हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे तो इसका यूज दो तरीके से हो सकता है दोस्तों। एक कंडीशनल यूज आप कह सकते हैं, दूसरे को अनकंडीशनल यूज कह सकते हैं। ओके, तो अगर कंडीशनल यूज करते हैं लूपिंग बॉडी में तो आपने जो कंडीशन सेट किया होगा वो सेटिस्फाइड होने के बाद ब्रेक अपना काम करेगा। और अनकंडीशनल यूज की अगर बात करें तो डायरेक्ट ब्रेक स्टेटमेंट लूप के बॉडी में लिख दिया जाए बिना कोई कंडीशन का। तो ब्रेक जब भी लूपिंग बॉडी में ट्रेस होगा, कंपाइलर जब भी ब्रेक स्टेटमेंट को लूपिंग बॉडीज के अंदर रीड करेगा वहीं से लूपिंग बॉडी को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अब ये कह सकते हैं कि लूपिंग बॉडी को टर्मिनेट कराने का दो प्रोसेस होता है। एक इसको हम मैच्योर्ड टर्मिनेशन कह सकते हैं और दूसरा प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन आप कह सकते हैं। लूपिंग बॉडीज को टर्मिनेट करने के दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक मैच्योर्ड टर्मिनेशन, दूसरा प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन। मैच्योर टर्मिनेशन का मतलब कि लूपिंग के अंदर जो हमने कंडीशंस सेट किया है वो कंडीशंस पूरे तरीके से चल गए और जब कंडीशन फॉल्स हुआ तब लूपिंग बॉडी टर्मिनेट हुआ, पॉइंटर उससे बाहर निकला। तो ये हुआ लूपिंग पूरा चलने के बाद टर्मिनेट होना।
और इसको हम लोग कहेंगे मैच्योर्ड टर्मिनेशन। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है हमें प्रोग्राम के अंदर, और हमारे लॉजिक को ऐसा जरूरत है कि लूपिंग में हमने सपोज 20 टाइम्स 30 टाइम्स चलने का कंडीशन सेट किया है, लेकिन हमें ऐसा जरूरत आ गया कि कोई सर्टेन कंडीशन को अचीव करने के बाद लूपिंग आगे चलने की जरूरत नहीं है, वो टर्मिनेट हो जाए। इसे हम लोग लूपिंग का प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन कहेंगे, है ना। और प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन कराने के लिए आप जब यूज करेंगे तो उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का ही यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ चुके होंगे कि लूपिंग बॉडी को प्री मैच्योर टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, या तो कंडीशनल या तो अनकंडीशनल यूज। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है। और स्विच के अंदर तो आपने ब्रेक का यूज किया ही होगा, आपने देखा होगा। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो हमारे स्विच स्टेटमेंट के ऊपर बने हुए वीडियो को वॉच करें, जिसमें हमने स्विच और उसके अंदर यूज होने वाले ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बता रखा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम यहाँ पर अब लूपिंग के अंदर एग्जांपल्स की बात करें कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रहा है। उम्मीद है कि एग्जांपल्स के थ्रू आपको ब्रेक का यूज और भी क्लियर हो जाएगा कि लूपिंग बॉडी में कैसे वो काम कर रहे हैं। हम यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाएंगे जिसमें अनकंडीशनल यूज आपको दिखेगा, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऐसे भी कंसीडर करेंगे जिसमें ब्रेक का कंडीशनल यूज हम लोग देख पाए। एग्जांपल सपोज हमने लिख दिया फॉर a इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 a प्लस प्लस प्रिंटफ a इक्वल टू %d a, और यहां हमने ब्रेक डायरेक्ट लिख दिया। ब्रेक के नीचे भी हमने एक स्टेटमेंट सपोज राइट कर दिया हाय, और यहां लूपिंग हमने क्लोज किया। अब अगर इस कोड का आउटपुट आपसे पूछा जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो अब आप प्रोग्राम को ट्रेस करें, ड्राई रन करें। a इक्वल टू 1 इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू मिल रहा है, लूपिंग बॉडी में आया। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है a इक्वल टू 1 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया, और इसके बाद ब्रेक का यूज यहाँ डायरेक्ट है, यानी इसी को हम अनकंडीशनल यूज कहेंगे। यानी यहाँ ब्रेक अनकंडीशनल यूज में है, अनकंडीशनल यूज हम इसे कहेंगे। तो ब्रेक चूंकि डायरेक्ट मिल गया, जैसे ही ब्रेक मिला ये लूपिंग बॉडी को टर्मिनेट कर दिया, पॉइंटर लूप से सीधा बाहर निकल गया। लूप से बाहर निकलने का मतलब जहां लूप का क्लोजिंग होता है उसके ठीक बाद जो स्टेटमेंट होंगे वहां से प्रोग्राम रन करना शुरू करेगा, यानी ये बॉडी टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए इस कोड का आउटपुट अगर देखा जाए तो सिर्फ a बराबर 1 हमें मिलेगा। ठीक है, और ब्रेक के नीचे अगर ये लाइन लिखा हुआ भी है तो इसका कोई इफेक्ट रन टाइम में नहीं आएगा, क्योंकि कंपाइलर इसको रीड ही नहीं कर पाया, इस तक पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया प्रोग्राम में लिखे रहने के बावजूद भी अभी के कोड के हिसाब से। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमें a इक्वल टू 1 दिख रहा है, इसे हम लोग अनकंडीशनल यूज कहेंगे। दूसरा, इसका कंडीशनल यूज अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, आप देख पा रहे होंगे क्लियर, जिसमें एग्जाम्पल्स और आउटपुट आपको दिख रहा होगा। अब हम इसे क्लीन करके इसका दूसरा एक एग्जाम्पल कंडीशनल यूज पर बात करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 सपोज हमने a इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 तक लूप चलाया है, आउटपुट लिखा हमने यहाँ पर a इक्वल टू 3 देन ब्रेक, और यहाँ हमने printf हाई भी लिखा है। इसका आउटपुट अगर आप देखें दोस्तों तो इसका आउटपुट क्या आएगा, और यहां हम कहेंगे ब्रेक का कंडीशनल यूज, यहां कंडीशनल यूज हो रहा है ब्रेक स्टेटमेंट का, ऐसा कहा जाएगा। और एक चीज मैं बहुत ही क्लियरली आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि ब्रेक का यूज आप यहां देख पा रहे हैं इफ के बॉडी में,
लेकिन ये इफ चूंकि लूपिंग बॉडी के अंदर है इसीलिए ब्रेक का यूज इफ में हो पा रहा है। तो ब्रेक इफ के बॉडी में होने के बावजूद भी ये ब्रेक इफ के लिए काम नहीं करेगा, ये ब्रेक सीधा लूपिंग बॉडी को टर्मिनेट करने का काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर इफ ब्लॉक का यूज बिना कोई लूप का हो रहा है, क्योंकि इफ तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो तो बिना लूप का भी यूज हो सकता है, तो बिना लूपिंग बॉडी का अगर इफ का यूज हो रहा है तो उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज आप नहीं कर सकते। ओके, वहां पर आपको मैसेज आएगा कंपाइलर के द्वारा मिसप्लेस्ड ब्रेक, यानी ब्रेक का यूज सही प्लेस पे नहीं हुआ। क्योंकि आप इसके थ्योरी को ध्यान रखें, ब्रेक स्टेटमेंट या तो लूपिंग बॉडी के लिए काम करता है टर्मिनेट करने के लिए, या स्विच स्टेटमेंट के लिए, और किसी के लिए ब्रेक स्टेटमेंट काम नहीं करता। ये इसका कंडीशनल यूज हुआ, लेकिन ये जब काम करेगा तो लूप के लिए काम करेगा, लूप को टर्मिनेट करने का काम करेगा, ना कि इफ के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। इसके आउटपुट को अगर हम लोग देखें, a=1 इसका आउटपुट आने के बाद यहां कंडीशन चेक कर रहा है, अभी ट्रू नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इफ का बॉडी इग्नोर हो गया और इस लाइन तक कंपाइलर पहुंचा और यहां हाई भी आपको आउटपुट में आया, यहां ये फिर ऊपर गया। a=2 के बाद भी ये इफ का कंडीशन अभी ट्रू नहीं है, इसलिए यहां तक पहुंचा हाई, फिर ये ऊपर गया a=3 का आउटपुट देने के बाद यहां a=3 ट्रू हो जा रहा है, तो ब्रेक मिला। जैसे ही ब्रेक मिला ये लूपिंग बॉडी से बाहर निकल गया और यहां आपका आउटपुट रुक गया, यानी इस कोड का आउटपुट देखा जाए तो a=3 हमें मिल रहा है। ओके, और आज फिर हम लोग अब ब्रेक का एक और एग्जांपल नेस्टिंग के केस में हम लोग समझेंगे। तीसरे एग्जांपल के केस में अगर हम लोग बात करें तो ब्रेक का यूज नेस्टिंग में कैसे होता है, उस बात का एक एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं, जिसमें आपको ब्रेक का यूज नेस्टिंग ऑफ लूपिंग बॉडी में कैसे काम करता है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यानी हम इसके लिए कह सकते हैं यूज ऑफ ब्रेक इन नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक है, तो याद रखें कि ब्रेक नेस्टिंग ऑफ लूप में अगर हम यूज कर रहे हैं तो जिस लूप के बॉडी में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होगा वो ब्रेक स्टेटमेंट सिर्फ उसी लूप को टर्मिनेट करने का काम करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इट वर्क्स फॉर दैट लूप ओनली, it terminates that loop only in case of nesting under which it has been used। ऐसा नहीं कि इनर मोस्ट लूप में अगर हमने ब्रेक का यूज किया है तो उससे आउटर मोस्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्लियरली याद रखें कि हम कह सकते हैं कि इट वर्क्स फॉर दैट लूप ओनली अंडर विच it has been used। ओके, तो हम यहां एक एग्जांपल आपको दिखाएं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किसके लिए काम कर रहा है। जैसे हमने एक आउटर लूप लिखा a<2 तक, यहां हमने printf a=%d_a, फिर इसके अंदर एक नेस्टिंग ऑफ लूप चलाया b<3 b++, इसके अंदर हमने b को प्रिंट करवा लिया और इसमें डायरेक्ट ब्रेक लिख दिया। यहां हमने इनर लूप क्लोज किया, यहां हमने आउटर लूप क्लोज किया। अब हम यहां देखें इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप ध्यान से समझें a=1 पर इसका कंडीशन ट्रू होने के कारण इसका a=1 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद ये नेस्टिंग ऑफ लूप के कारण ये लूप इनर कंडीशन चेक करते हुए अंदर आया, तो अंदर जब आया तो लूप के अपने डिफॉल्ट रूल के हिसाब से ये तब तक फॉल्स नहीं होगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है ना। तो b=1 लेने के बाद कंडीशन चेक कर रहा है तो इसका b=1 डिस्प्ले कर दिया, लेकिन ये चलने को तो 3 टाइम्स है,
लेकिन यहाँ ब्रेक डायरेक्ट है, अनकंडीशनल यूज है। तो ये ब्रेक मिला तो ये ब्रेक इस लूप को टर्मिनेट करके पॉइंटर को यहाँ रखा, यानी इससे बाहर लेकिन इसके अंदर ही रख रहा है। तो इसलिए ये ठीक कंटिन्यू रहेगा और a इक्वल टू 2 के बाद फिर ये अंदर आ रहा है तो b इक्वल टू इनिशियलाइज करते हुए 1, तो फिर ये टर्मिनेट, यानी इसका आउटपुट आपको ये आएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेक चूंकि इस लूप में है तो ये टर्मिनेट सिर्फ अपने लूप को कर रहा है, ये ना कि इसके ऊपर के लूप को भी टर्मिनेट कर रहा है। तो उम्मीद है कि ब्रेक स्टेटमेंट के यूज को आप लूपिंग बॉडीज के अंदर कैसे यूज होता है, किस तरीके से ये काम करता है, आप समझ पा रहे होंगे। इन केस ऑफ नेस्टिंग भी ये ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, उम्मीद है कि आपको इसका यूज बिल्कुल क्लियर हो पाया होगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे दिए गए एग्जाम्पल्स को आप वॉच करें। नोट्स के लिए हमेशा डेली बाय डेली आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट डेट का नोट्स आपको अपडेटेड मिलेगा। आप उस तक पहुंचने के लिए लिंक्स को क्लिक करें और टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स तक आप पहुंच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ब्रेक स्टेटमेंट के यूज को आप समझ पा रहे होंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कंटिन्यू के बारे में भी हम लोग सिंगल लूप में और नेस्टिंग ऑफ लूप में ये कैसे काम करते हैं, इस बात को हम लोग डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। इस वीडियो से विदा लेते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नमस्कार।